सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। अब देखिए, पिछली क्लास में हम सांख्यिकी की सीरीज में बात कर रहे थे कि पहले हमने पढ़ा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने के बाद हमने पढ़े अपकिरण के माप, और अपकिरण के माप पढ़ने के बाद हम किस में बात कर रहे हैं, विषमता में बात कर रहे हैं, स्क्यूनेस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्क्यूनेस में इतना तो पढ़ लिया कि स्क्यूनेस क्या बताता है सर। स्क्यूनेस क्या बताता है? सिमेट्री को बताता है। स्क्यूनेस किसको बताता है? सिमेट्री को। ठीक है, कि सिमेट्रिक है या नहीं है जो डेटा आपको दिया हुआ है, ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक में हमने दो टाइप सीखी कि क्या पॉजिटिव सिमेट्रिक है या क्या है आपके पास नेगेटिव सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, हम बात करते हैं कि सर चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। सबसे पहले किसकी बात होती है? कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। लिखिएगा हेडिंग। हम बात किसमें कर लें? कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। किसकी बात हो रही है? कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन्स, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट। किसकी बात हो रही है? कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक या कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट। तो स्क्यूनेस कोफिशिएंट को नॉर्मल अपन किससे लिख के चलेंगे? एसके से लिख के चलेंगे। किससे लिख के चलेंगे? एसके से। तो एसके इक्वल टू क्या होगा? मीन माइनस मोड अपॉन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या होता है? ये कार्ल पियर्सन की बात करें अभी, तो कार्ल पियर्सन की अगर बात करें तो क्या होगा आपके पास? स्क्यूनेस कोफिशिएंट अगर बात करें एसके की तो क्या होता है? मीन माइनस क्या होता है? मोड। मीन माइनस क्या होता है आपके पास? मोड अपॉन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड अपॉन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बात? अब क्या होता है कि डेटा कई बार अलग टाइप का दिया रहता है, सिमेट्रिक नहीं होता है डेटा, तो मोड ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जब मान लो कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ हो या खंडित वाला डेटा दिया हुआ हो, सिमेट्रिक नहीं दिया हो, तो आपको पता है ना मोड कैसे ज्ञात करते हैं, ग्रुपिंग करके, बहुत लंबी प्रोसेस है। इसलिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला चाहिए ऐसे कह दो इस बात को, एक फॉर्मूला बताया था आपको मीन मोड की रिलेशन का, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? अब इसको ऐसे लिख दो क्या? 3 मीन माइनस मीडियन। 3 मीन माइनस क्या लिख सकता हूँ? मीडियन। 3 मीन माइनस क्या लिख सकता हूँ? मीडियन। और अपॉन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होगा? माध्य माइनस माध्यिका। माध्य माइनस क्या है भाई? माध्य माइनस ऊपर वाले फॉर्मूले में तो बहुलक, ऊपर वाले फॉर्मूले में तो क्या आपके पास? बहुलक, और नीचे क्या है? परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। परमाप विचलन या क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3, ये हो गया माध्य माइनस कितना होगा? माध्यिका। माध्य माइनस कितना होगा? माध्यिका, और नीचे क्या होगा आपके पास? परमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे क्या होगा आपके पास? परमाप विचलन या क्या होगा आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे क्या होगा भाई आपके पास? परमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला याद रखना है, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। किसकी बात हो रही है? कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक की। तो कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर फॉर्मूला एस के इक्वल टू माध्य माइनस बहुलक अपॉन कितना होगा? परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुलक ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ग्रुपिंग वगैरह जब लग जाती है तो क्या होगा? 3 माध्य माइनस माध्यिका अपॉन कितना होगा? परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले पूछ लेता है, फॉर्मूले वैल्यू देके भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है, तो फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। फिर क्या किया कार्ल पियर्सन ने? तो एक ये फॉर्मूला दिया था, फिर कार्ल पियर्सन ने क्या किया? दूसरे तरीके से डिफाइन किया, दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया। अब दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है कि परिघात पर आधारित, बेस्ड ऑन मोमेंट्स, परिघात पर आधारित कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। तो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित विषमता गुणांक। हेडिंग लगा लीजिएगा, कार्ल पियर्सन का
कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित, कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित, परिघात पर आधारित, कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित, कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित विषमता गुणांक, विषमता गुणांक, परिघात पर आधारित विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मोमेंट्स, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मोमेंट्स, कि किसके ऊपर बेस्ड है आपके पास, मोमेंट्स पे। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मोमेंट्स, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मोमेंट्स, किसके ऊपर आधारित बात कर रहे हैं, मोमेंट्स पर। तो यहाँ दो शब्द आएंगे, एक तो गामा 1 और एक क्या होता है बीटा 1। वो क्या कहलाते हैं, विषमता गुणांक। क्या कहलाते हैं, गामा 1 और एक क्या होता है बीटा 1, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, विषमता गुणांक। तो क्या होगा आपके पास, बीटा 1 स्क्यूनेस कोफिशिएंट, किसकी बात कर रहे हैं, स्क्यूनेस कोफिशिएंट की, स्क्यूनेस कोफिशिएंट। एक होता है आपके पास स्क्यूनेस कोफिशिएंट कौन सा बेटा, बीटा 1। एक स्क्यूनेस कोफिशिएंट कौन सा होता है, बीटा 1। तो बीटा 1 इक्वल टू होता है आपके पास μ23 और ये हो गया μ23 ऐसा। अब सर ये म्यू क्या आ गया, चलो बीटा 1 तो हम समझ गए, बीटा 1 तो हम समझ गए कि क्या होता है अभी बीटा 1, विषमता गुणांक या क्या कहते हैं इसे, स्क्यूनेस कोफिशिएंट। लेकिन ये म्यू, इसको क्या पढ़ा जाता है, μ3 का स्क्वायर है ये तो, और एक है μ2 का क्यूब, एक है μ3 का स्क्वायर और एक क्या है μ2 का क्यूब। तो μ3 क्या होता है अभी, μ3 क्या होता है, μ3 क्या होता है आपके पास, देखो μ3 जो होता है और एक किसकी बात हो रही है, μ2 की। ये होता है 1/n समेशन x माइनस क्या होगा, x बार की पावर 3, और ये होता है 1/n समेशन μ2 है तो x माइनस x बार की पावर कितनी होगी, 2। जहाँ या वेर μ2 का मतलब क्या होगा सर, μ3 का मतलब क्या होगा, तो ये होगा आपके पास बीटा 1 का फॉर्मूला। तो याद होना चाहिए बीटा 1 का फॉर्मूला बहुत अच्छे से, बीटा 1 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर एक आता है अपने पास गामा 1, गामा भी वही है, गामा 1 एक फॉर्मूला और आता है, ये तो याद होना ही चाहिए आपके पास। ये तो बीटा 1 का, तो एक होता है गामा 1। गामा 1 क्या होता है सर, अंडर रूट ऑफ बीटा 1। गामा 1 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बीटा 1। इसे क्या कहा जाता है, गामा 1 अंडर रूट ऑफ बीटा 1। गामा 1 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ बीटा 1। गामा 1 का मतलब अंडर रूट ऑफ क्या होता है, बीटा 1। अब यहां से देखो क्या आइडिया लगता है कि सर डेटा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, यहां से क्या आइडिया लगता है देखिएगा, ये तो कर लिया ना नोट सबने, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें आगे, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ 3 रिजल्ट निकल के आते हैं, नोट लगा के, ये पूछता भी एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते भी हैं कि अगर सर गामा 1 इक्वल टू, यदि गामा 1 इक्वल टू क्या हो आपके पास 0, यदि गामा 1 इक्वल टू कितना हो 0, तो गामा 1 0 हो गया तो बीटा 1 भी क्या है 0। गामा 1 किससे बना है, बीटा 1 से ही तो बना है। अगर गामा 1 की वैल्यू 0 हुई तो बीटा 1 भी क्या हुआ 0, और अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 हुई तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा या जो क्वेश्चन दिया हुआ हो, डेटा क्या है, सममित या सिमेट्रिक होता है। वो डेटा क्या होता है आपके पास, सममित, या उस डेटा को अपन क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। वो डेटा आपके पास क्या होता है अभी, सममित, या उस डेटा को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। जो डेटा है वो आपके पास क्या होगा, सममित, या उस डेटा को हम क्या कहेंगे, सममित, सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। दूसरा आता है कि सर गामा 1 0 से बड़ा है, गामा 1 0 से बड़ा है तो बीटा 1 भी 0 से बड़ा है। दूसरे अगर पॉइंट पे बात करें, अगर गामा 1
यदि गामा 1 0 से बड़ा है तो बीटा 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब इस स्थिति में जो आंकड़े हैं उनको कहा जाता है धनात्मक विषमता होती है, वह पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं। वो धनात्मक विषमता कहते हैं, चाहे इस स्थिति में क्या कहते हैं, धनात्मक विषमता, या इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। धनात्मक विषमता इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। धनात्मक विषमता इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहते हैं, कि जो डेटा होगा वो धनात्मक विषमता होगी, उसमें पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। तीसरा, अगर गामा 1 लेस देन 0 है तो बीटा 1 लेस देन 0। इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक विषमता होगी। इस स्थिति में क्या होगी, ऋणात्मक विषमता, या इस स्थिति में होगी आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड। ऋणात्मक विषमता है, इस स्थिति में क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। इस स्थिति में क्या होगा आपके पास, नेगेटिवली स्क्यूड। इस स्थिति में आपके पास होगी ऋणात्मक विषमता, या इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे। ठीक है, इस स्थिति में अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक विषमता है, हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। चल नहीं भाई, इससे फाइल चल रही है, माउस सेट किया हुआ था उसका, कर देगा क्या? देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट? ये जो गामा 1 बीटा 1 है, दोनों ही क्या है भाई, ये जो गामा 1 बीटा 1 दोनों ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, कि जैसे ऊपर नाम क्या दिया था अपन ने, एस के नाम दिया था, ये भी क्या है, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट है। वैसे यहाँ ये दूसरे तरीके से जो बताया गया है, ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ गामा 1 तथा बीटा 1, यहाँ गामा 1 तथा बीटा 1 ये दोनों हैं, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये दोनों ही क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, स्क्यूनेस। दोनों ही आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर भाई सभी के, कोई डाउट? यहाँ तक बात क्लियर, कोई डाउट? इसके बाद क्या दिया था आपने, एक बाउली ने भी क्या डिफाइन किए हैं, विषमता गुणांक। बाउली ने भी क्या डिफाइन किए हैं, विषमता गुणांक। बाउली ने भी क्या डिफाइन किए हैं, विषमता गुणांक। तो ये तो क्लियर है ना, यहाँ से पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं, सारी बातें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात किसकी आती है, बाउली की। इसके किसकी जो डिफाइन किए हैं, बाउली ने जो विषमता गुणांक जो डिफाइन किया है, बाउली ने जो विषमता गुणांक जो डिफाइन किया आपके पास, वो है आपके पास, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बाउली का विषमता गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बाउली का विषमता गुणांक। बाउली का विषमता गुणांक। बाउली का विषमता गुणांक, स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ बाउली। स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ, स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ बाउली, कि बाउली ने क्या गुणांक दिया आपके लिए, हेडिंग लगाइएगा। देखिएगा, बाउली का विषमता गुणांक क्या होगा, देखो तो इसे कह देते हैं एस क्यू। एस क्यू स्क्यूनेस कोफिशिएंट किसके द्वारा दिया गया, बाउली के द्वारा दिया गया। स्क्यूनेस कोफिशिएंट किसके द्वारा दिया गया, बाउली के द्वारा दिया गया।
ठीक है। अब बाउली के द्वारा जो स्क्यूनेस कोएफिशिएंट दिया गया है वो क्या दिया गया है? ठीक है भाई, अब देखो, ठीक है, चलो। तो ये जो होता है आपके पास विषमता गुणांक, ये होता है Q3 प्लस Q1। क्या होता है? Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1। ये किसको काम में लेता है? जो हमने विचलन निकाले हैं, जो हमने डेविएशन ज्ञात किया, उसको काम में लेता है। तो ये होगा आपके पास Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस कितना होता है? 2md। माइनस कितना होगा आपके पास? 2md। Q3 प्लस Q1 माइनस कितना होगा भाई? 2md। और नीचे बटे में जो आता है वो आता है आपके पास Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस कितना आएगा? Q1। ठीक है, Q3 माइनस कितना आएगा आपके पास? Q1। अब देखो यहां से कैसे पता चलेगा? यहां अगर आपके पास, यहां अगर इससे कैसे चेक होगा कि सर डेटा जो है वो सममित होगा, असममित होगा, सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा? इससे कैसे पता चलेगा? अब इसके भी वही 3 केस बना लेते हैं, इसके भी क्या बना लेते हैं? वही 3 केस। इसके भी वही 3 केस बनाएंगे तो ये हो गया Q3 प्लस Q1 अगर इक्वल टू किसके हो जाए? 2md के। ये तो क्वार्टाइल नहीं जानते हो आप, Q3 प्लस Q1। तो इस स्थिति में डेटा क्या होगा आपके पास? सिमेट्रिक। डेटा जो होगा, डेटा इज सिमेट्रिक। डेटा क्या होगा आपके पास? सममित। फॉर्मूला याद रखना, इतना कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2md, इतना ध्यान रखा करो ऐसे कि 2 जुड़े तो 2 माइनस हो गए। नीचे क्या आता है? Q3 माइनस कितना आता है? Q1। नीचे कितना आता है आपका? Q3 माइनस Q1। अगर Q3 प्लस Q1 की वैल्यू ज़्यादा है, अगर Q3 प्लस Q1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे? 2md से। मतलब उत्तर ऊपर वाला क्या रहता है? पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या रहता है आपके पास? पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब डाटा कौन सा है? डाटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड। डेटा जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होगा। डेटा जो होगा आपके पास कौन सा होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड, धनात्मक विषमता वाला होगा। ये डेटा कौन सा होगा आपके पास? धनात्मक विषमता, पॉजिटिवली स्क्यूड। और ये डेटा कौन सा आपके पास? सममित डेटा है। इस डेटा को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डेटा कहते हैं। इस डेटा को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डेटा। ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा हुआ कि सर Q3 प्लस Q1 लेस देन है किससे? 2md से। लेस देन है किससे? 2md से। इसका मतलब क्या हुआ? डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड। डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड। डेटा जो आपके पास क्या होगा? नेगेटिवली स्क्यूड होगा। इसे कहते हैं ऋणात्मक विषमता। इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक विषमता। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक विषमता या नेगेटिवली स्क्यूड। अगर Q3 प्लस Q1 की वैल्यू कम है 2md से, या Q3 प्लस Q1 की वैल्यू 2md से ज़्यादा है और बराबर हो गई तो रिजल्ट कितना आना है? 0। अरे इक्वल हो गई तो रिजल्ट कितना आना है? 0। रिजल्ट कितना आना आपके पास? 0। तो नोट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है रेयर केस में। बाकी तो जो मेन जो काम में लिया जाता है वो कार्ल पियर्सन ही काम में आता है, बाकी कई बार पूछ लेता है। तो सारी बातें लिख लीजिएगा। हुआ नोट सबका? अरे नोट हुआ भाई सबका? अब देखिए कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है उसकी जो रेंज होती है, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, लिखिएगा। कार्ल पियर्सन
कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, हम जो पढ़ के आ रहे हैं कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, विषमता गुणांक का प्रास, विषमता गुणांक का प्रास की रेंज क्या होती है सर, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है। कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का प्रास, रेंज ऑफ कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, 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 रेंज ऑफ कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस कोएफिशिएंट। क्या रेंज होती है, तो कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस कोएफिशिएंट को एस के नाम दिया था बेटा अपन ने, तो एस के की जो वैल्यू होती है वो -3 से किसके बीच होती है, +3, मतलब इसका मान -3 से लेके किसके बीच आता है, +3 के बीच आता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो किसके बीच आती है, -3 से +3 के। इसके बाद अगर बाउली की बात करें, बाउली का जो अभी हम पढ़ के आए पीछे, बाउली के, तो बाउली की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ बाउली कोएफिशिएंट, रेंज ऑफ बाउली कोएफिशिएंट, रेंज ऑफ बाउली कोएफिशिएंट, जो बाउली ने जो कोएफिशिएंट दिया है उसको अपन ने क्या लिखा था बेटा पीछे, उसको अपन ने लिखा था SKB। तो इसकी रेंज जो होती है ये -1 से किसके बीच रहता है, इसका जो उत्तर आता है, रेंज का मतलब जब ये सोल्व होके जब इसका उत्तर आएगा तो इसकी रेंज किसके बीच रहेगी, -1 से किसके बीच रहती है, +1। तो -1 से किसके बीच रहती है, +1, -1 से किसके बीच रहती है, +1। तो रेंज ऑफ बाउली कोएफिशिएंट जो होगी वो किसके बीच रहेगी, -1 से किसके बीच, +1। तो बाउली के विषमता गुणांक पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख लीजिएगा कि बाउली के विषमता गुणांक का प्रास, बाउली के विषमता गुणांक का प्रास किसके बीच रहता है, अभी किसके बीच रहता है, -1 से किसके बीच रहता है, +1, -1 से किसके बीच रहता है, +1 के बीच इसकी रेंज काम करती है। क्लियर यहाँ तक सबके लिए, यहाँ तक क्लियर भी सबका, कोई डाउट। तो यहाँ फॉर्मूले बेस्ड काम है, कई बार कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन विषमता के जितने भी फॉर्मूले बताए, रेंज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इससे पीछे हम बात करके बाउली का विषमता गुणांक, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल पियर्सन ने बताया है आपके पास किससे, परिघात से, या जिन्हें मोमेंट्स कहते हैं उनके द्वारा, तो ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए β1 का। और ये बेसिक फॉर्मूला है एस के मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो, चाहे रिलेशन हम जानते हैं 3 मीन माइनस क्या कर सकते हैं, मीडियन। यहाँ तक कोई डाउट भी किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक नोट हो गया सबका। ये रेंज हो गई -3 से किसके बीच हो गई, +3, -3 से किसके बीच हो गई, +3। क्लियर यहां तक। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास आता है, नेक्स्ट जो आपके पास आएगा, अब किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हम बात करेंगे, देखो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े, मेजर ऑफ हमने डिस्पर्जन पढ़ लिए, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद पढ़ लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपकिरण के माप, उसके बाद हमने पढ़ी विषमता स्क्यूनेस। अब आता आपके पास कर्टोसिस, अब क्या आता आपके पास, कर्टोसिस। कर्टोसिस नाम लिखा था अपन ने शुरुआत में, तो लिखिएगा क्या आता आपके पास, कर्टोसिस। क्या आता आपके पास, कर्टोसिस, हेडिंग लगा लो कर्टोसिस, जिसे अपने एक नाम दिया था पृथुशीर्षत्व, हिंदी में क्या कहते हैं, पृथुशीर्षत्व, पृथुशीर्षत्व या क्या कहेंगे, कर्टोसिस। तो अपन नॉर्मली कर्टोसिस ही बोल के चलेंगे, इसे नॉर्मली क्या चलेंगे, कर्टोसिस बोल के चलेंगे। अब बताइए कर्टोसिस का मतलब किसी को कोई आइडिया, कर्टोसिस से रिलेटेड किसी को कोई आइडिया बताइएगा कि कर्टोसिस क्या बताता है सर, कर्टोसिस क्या बताता है। कर्टोसिस जो भी डेटा दिया हुआ होता है, कर्टोसिस क्या बताता है, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है
उस डेटा के रिगार्डिंग क्या बताता है कि डेटा का नुकीलापन बताता है, डेटा का क्या बताता है, चपटापन, मतलब पीकनेस बताता है, फ्लैटनेस बताता है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, कर्टोसिस। तो कर्टोसिस, अगर प्रथुशीर्षत्व की बात करें तो कर्टोसिस क्या बताता है कि डेटा या आंकड़े हैं उनके नुकीलेपन के बारे में बताता है, उनकी पीकनेस के बारे में बताता है, या उनकी फ्लैटनेस के बारे में बताता है, उनके चपटेपन के बारे में जो बताता है वही क्या होता है, कर्टोसिस होता है। वही क्या होता है आपके पास, कर्टोसिस। तो लिखिएगा इसके अंदर, तो इसमें लिखिएगा बेटा, यह है आंकड़ों के नुकीलेपन, यह आंकड़ों के नुकीलेपन तथा चपटेपन के बारे में ज्ञान कराता है। आंकड़ों के नुकीलेपन और चपटेपन के बारे में ज्ञान कराता है। यह आंकड़ों के नुकीलेपन और चपटेपन के बारे में ज्ञान कराता है कि डेटा की पीकनेस क्या है, किसके बारे में बात कराता है, पीकनेस, या किसकी बात कह सकते हैं, फ्लैटनेस। It provides information about peakness. It provides information about peakness and flatness of data. Peakness and flatness of data. Peakness and flatness of data. अब पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ डेटा क्या होगा, देखो, पीकनेस बताता है और क्या बताता है, फ्लैटनेस ऑफ डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये है अपने पास, एक तो मान लो कोई आंकड़े ऐसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, मान लो चेंज कर देता हूँ, देखो, एक तो कोई आंकड़े बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, किसी के आंकड़े बढ़ाए वो इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे एक कोई ग्राफ हमने बनाया, वो कुछ इस तरीके से, कुछ गया और कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। एक हमने ग्राफ बनाया मान लो, और वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से जाके ऐसे आ रहा है। तो तीन टाइप के दिख रहे हैं क्या आपको, बिल्कुल। तो बनाओ, इनके नाम होते हैं अलग अलग, अभी बात करेंगे कि इसमें क्या स्थिति होगी, बनाइएगा। तो जो सबसे नुकीला होता है इस वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। इसे क्या कहते हैं भाई, लेप्टोकर्टिक। जो सबसे नुकीला होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेप्टोकर्टिक कहते हैं इसे क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, लेप्टोकर्टिक। इसके बाद जो बीच वाली स्थिति है इसको कहते हैं मेसोकर्टिक। इसे क्या कहते हैं, मेसोकर्टिक। और जो सबसे फ्लैट वाली स्थिति इसे कहते हैं प्लेटिकर्टिक। जो सबसे फ्लैट वाली स्थिति है उसे क्या कहते हैं, प्लेटिकर्टिक। इसे क्या कहते हैं, प्लेटिकर्टिक। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिकर्टिक। तो डायग्राम बना लो, नाम लिख लीजिएगा, तीनों के क्या लिख लो, नाम। सबसे जो नुकीला आता है उसे क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक। इसे कहते हैं तुंग ककूदी, हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं तुंग ककूती। और एक को कहते हैं मध्य ककुंदी। तुंग का मतलब सबसे ऊपर। इसे हिंदी में नाम थोड़ा सा अजीब है, इंग्लिश में देख लेना। हिंदी में भी कई बार ऐसा ही लिख देता है, लेप्टोकर्टिक, जैसा ये इंग्लिश में लिखा वैसा ही, तुंग ककूदी। इसे कहते हैं मध्य ककुंदी। और इसे कहते हैं सपाट ककुंदी। इसे कहते हैं सपाट कंकुंदी। क्लियर। तो पहला बात तो यह होना चाहिए कि प्रथुशीर्षत्व क्या बताता है सर, पीकनेस और फ्लैटनेस बताता है, डेटा नुकीलेपन और किसके बारे में बताता है, उसके चपटेपन के बारे में बताता है। अब इसमें भी तीन कैटेगरी होती है, नाम याद रखने चाहिए, नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। अब इसमें क्या होगा आपके पास कि सर लेप्टोकर्टिक डेटा कब बनेगा, सर मेसोकर्टिक डेटा कब बनेगा।
लेप्टोकर्टिक डेटा कब बनेगा, मेसोकर्टिक डेटा कब बनेगा। तो यहाँ देखो दो फॉर्मूले आएंगे अपने पास, वही जैसे वहाँ क्या फॉर्मूले थे पिछले वाले में, बीटा 1 और किसकी बात हुई थी, गामा 1 की, इसी की तो बात हुई थी भाई। अब यहाँ किसकी बात होगी, बीटा 2 की, और किसकी बात होगी, गामा 2 की। यहाँ किसकी बात होगी, बीटा 2 की, और किसकी बात होगी, गामा 2 की। अब बीटा 2 क्या होता है सर, बीटा 2 का फॉर्मूला होता है μ4। बीटा 2 का जो फॉर्मूला होगा लिखिएगा, बीटा 2 का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ये कौन सा होता है, μ4 का मतलब, μ4 का मतलब अभी तो बताया था परिघात, अभी तो बताया था परिघात, तो μ4 का मतलब फोर्थ, ये तो क्या हो गया, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, परिघात कह दो चाहे मोमेंट कह दो, μ4 का मतलब तो हो गया फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। और अगर μ2 की बात करें तो ये हो गया सेकंड, द्वितीय सेंट्रल मोमेंट, केंद्रीय परिघात, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। मोमेंट को और अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे किसी दिन। अब फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, μ4 का मतलब कितना हुआ, μ4 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/n समेशन x माइनस कितना था, x बार का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्या होगा, होल स्क्वायर थोड़ी होगा, स्क्वायर तो 2 वाले में होगा, तो इसमें कितनी पावर हो जाएगी, 4। और अगर μ2 की बात करनी हो तो μ2 होता है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का क्या होगा, होल स्क्वायर। लेकिन जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी आपको तो ये नहीं निकलवाएगा आपसे, आपको डायरेक्ट देगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप इसमें जैसे ही मान रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा 2 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा 2 की। इसके बाद होता है गामा 2, इसके बाद एक कौन आता है भाई, गामा 2 आता है। इसके बाद कौन आता है आपके पास, गामा 2। तो गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3 होता है, गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3। गामा 2 जो होगा वो क्या होगा, बीटा 2 माइनस 3 होगा। और बीटा 2 माइनस 3 को हम क्या कहते हैं, गामा 2, बीटा 2 माइनस 3 को अपन क्या कहेंगे, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं आपके पास, ये दोनों ही आपके पास क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। किसके, क्या पढ़ रहे हैं, अरे क्या पढ़ रहे हैं, किसके गुणांक कहलाते हैं, कर्टोसिस के। इन्हें क्या कहते हैं, बीटा 2 एंड गामा 2। यहाँ लिख लो, यहाँ बीटा 2 तथा गामा 2, यहाँ बीटा 2 तथा गामा 2 प्रथुशीर्षत्व के गुणांक, प्रथुशीर्षत्व के गुणांक, प्रथुशीर्षत्व के गुणांक, प्रथुशीर्षत्व के गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ, या हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। हियर बीटा 2 एंड गामा 2, here beta 2 and gamma 2 are coefficient of कर्टोसिस, are coefficient of क्या होते हैं बेटा, कर्टोसिस। तो इनको अपन क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट किसके, कर्टोसिस के। बात क्लियर। अब देखो इसमें सर कब कौन सा बनेगा, कब, ये 3 नाम लेके आए ना पीछे, कब लेप्टोकर्टिक बनेगा, कब मेसोकर्टिक बनेगा, कब प्लेटिकर्टिक बनेगा। तो देखो क्या कंडीशन होती है, लेप्टोकर्टिक बनेगा या मेसोकर्टिक बनेगा या क्या बनेगा आपके पास, प्लेटिकर्टिक। तो बीच वाली जब स्थिति होती है, बीच वाली का मतलब मेसोकर्टिक वाली, मेसोकर्टिक में वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, गामा 2 की 0। जब गामा 2 अगर 0 है तो मेसोकर्टिक, गामा 2 0 से बड़ा है तो लेप्टोकर्टिक, और गामा 2 0 से छोटा है तो क्या होगा, प्लेटिकर्टिक। बात क्लियर है। देखो मैं लिख देता हूं, यदि इफ बीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 3। अगर बीटा 2 3 हो जाएगा, अगर बीटा 2 3 हो जाएगा तो 3 माइनस 3 गामा 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में गामा 2 इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 0। और इस स्थिति में कौन सा बनेगा, मध्य वाला, मेसोकर्टिक। इस स्थिति में क्या बनता है आपके पास, मेसोकर्टिक। इस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेसोकर्टिक। ठीक है भाई, बात यहां तक। इस स्थिति में आपके पास क्या मिलेगा, मेसोकर्टिक। बात ठीक है। अगर बीटा 2 3 से बड़ा है, यदि बीटा 2 की वैल्यू किससे बड़ी है, 3 से, ये रिलेशन एग्जाम में पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चाहे वो गामा 1 बीटा 1 वाले हो, चाहे ये बीटा 2 और गामा 2 वाले, चारों। कई बार तो एक बीटा 2 की बात पूछते हैं, गामा 2 की, इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, क्वेश्चन है यहाँ, एक एक लाइन में 2-2 क्वेश्चन है आपस में। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो गामा 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। गामा 2 की वैल्यू होगी सर ये 3 से बड़ा है तो ये 3 घटेगा, तो उत्तर किसका आएगा, 0 से बड़ा। अब उत्तर 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब गामा 2 ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इसका मतलब है कौन सा बनेगा, लेप्टोकर्टिक। इसका मतलब कौन सा बनेगा आपके पास, सबसे टॉप वाला, कौन सा, लेप्टोकर्टिक। कौन सा बनेगा आपके पास, लेप्टोकर्टिक। तो ये हो गया आपके पास लेप्टोकर्टिक। क्या बनेगा आपके पास, लेप्टोकर्टिक। ठीक है। अगर बीटा 2 3 से छोटा है, अगर बीटा 2 3 से छोटा है तो गामा 2 की वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब गामा 2 किससे छोटा हो गया बेटा, 0 से। तो उस स्थिति में क्या होगा आपके पास, उस स्थिति में प्लेटिकर्टिक बनेगा। उस स्थिति में क्या बनेगा आपके पास, प्लेटिकर्टिक। उस स्थिति में क्या बनेगा आपके पास, प्लेटिकर्टिक। उस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा, प्लेटिकर्टिक। क्लियर बात यहां तक। उस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा, प्लेटिकर्टिक। क्लियर है यहां तक। मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और ये क्या बन गया आपके पास, प्लेटिकर्टिक। मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और ये क्या बन गया आपके पास, प्लेटिकर्टिक। क्लियर यहां तक सबको, यहां तक सबका क्लियर, कोई डाउट यहां तक क्लियर, किसी को डाउट भाई। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछ सकता है कि ये छोटा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलें अपन, जैसे अपन एक किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की। अपन किसकी बात कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा, चलिए अभी सबको ठीक है, चलते आगे। एक आपको दिया हुआ कि एक मेसोकर्टिक कर्व है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको कि सर वक्र क्या है या कर्व है आपके पास, मेसोकर्टिक। कौन सा भी, मेसोकर्टिक कर्व। कौन सा दिया हुआ, मेसोकर्टिक। तब या दें, इसके साथ साथ आपको वैल्यू मान लेते हैं किसकी, सिग्मा इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है 3 मान लो, 4 मान लो, स्क्वायर करने में सुविधा रहेगी। सिग्मा इक्वल टू मान लिया मैंने 3, सिग्मा इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, 3 मान लो। ठीक है, लिख लेते, सिग्मा इक्वल टू 3। तब आपसे वैल्यू पूछ रहा है म्यू 4 की, कि म्यू 4 की वैल्यू क्या आएगी, बताइएगा, सोचिएगा, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। बताइए क्या आएगा। बताइएगा। बताइएगा क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा इसका। थोड़ा सा एक नई बात भी सीखेंगे इसमें, और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। देखो हम जानते हैं कि मेसोकर्टिक की बात आ गई, म्यू 4 की बात आ गई, तो फॉर्मूला तो किसका है सर, बीटा 2 का ही काम आएगा। तो ये हो गया म्यू 4 और ये क्या हो गया, म्यू 2 का स्क्वायर। ये हो गया म्यू 4, ये क्या हो गया आपके पास, म्यू 2 का स्क्वायर। ये हुआ म्यू 4 और ये क्या बन गया आपके पास, म्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, म्यू 4 और ये क्या बन गया आपके पास, म्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू 4 और म्यू 2 का स्क्वायर बना है, तो अब क्या करें। तो एक रिलेशन होती है, म्यू 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक रिलेशन होती है, म्यू 2 जो है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद रखना, एक रिलेशन होती है आपके पास, अभी वो और मोमेंट्स पे बात करूंगा तब सिखा दूंगा। म्यू 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के।
μ2 जो होता है आपके पास किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के। अब देखिए जैसे ही इसमें वैल्यू रखें तो ये तो समझ गए होंगे कि ये है μ2, तो μ2 लाना है तो पहले तो सिग्मा दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो इस सवाल से μ2 बराबर क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मतलब μ2 की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो देखो यहाँ से बीटा, अब सर बीटा 2 कहाँ से लाएं, अब ये दिया हुआ मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक का मतलब बीटा 2 इक्वल टू कितना होता है 3 होता है, तो जब मेसोकर्टिक दे दिया तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई आपके पास, तो ये तो हुआ 3। μ4 तो हमें चाहिए, पूछा अगले ने μ2, तो μ2 सिर्फ μ2 कितना आया 9, तो अब होगा 9 का स्क्वायर, अब क्या होगा 9 का स्क्वायर। अब आप जानते हो भली बात है कि 3 और ये हो गया μ4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो गया μ4 इक्वल टू 81 इंटू कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 243, ये कितना हो गया 243। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब ये रिलेशन और डिस्कस कर लेंगे एक बार परिघात की मोमेंट की, तो ये आपको काम करना है, कीजिएगा नोट इसे। तो यहां तक अपन ने डिस्कस किया भी, तो हमने चारों बातें डिस्कस कर ली। कौन कौन सी बातें डिस्कस करी अपन ने, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप डिस्कस किए, उसके बाद अपकिरण के माप डिस्कस किए, विषमता डिस्कस की, और ये क्या चीज डिस्कस किया है, पृथु शीर्षत्व कर्टोसी डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से किसी डेटा क्या करते हैं, विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इतना काम कीजिएगा, बाकी जो यहाँ तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते रहिएगा। और इस खुशी के इस दीपावली के पावन पर्व पर उत्कर्ष आप लोगों के लिए क्या लेके आया है, दिवाली महाधमाका। और इससे चूक मत जाना, आखिर 2 दिन का वक्त आपके पास शेष है। इस 2 दिन के वक्त में आप उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पे आपको 90% तक की छूट प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ आपके पास फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी जिस भी कोर्स में आप इनरोल रहेंगे उसके रिगार्डिंग, और आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। अब इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उत्कर्ष परिवार की इस सौगात के साथ आप अपने पढ़ाई के जो सपने आपने संजोए हैं उनको 4 चांद लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इन कोर्सेज से जुड़िएगा और इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।